नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी हम लेकर आते हैं और आज भी तो महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुए हैं हम। जी हां, आज खासतौर से किस विषय पर हम बात करेंगे इसके बारे में आइए सबसे पहले जानकारी दे दें। आज बात करेंगे गर्मियों में पशुओं में रोग और उपचार को लेकर, और साथ ही आपको जानकारी देंगे शूकर पालन और उसके प्रबंधन की भी, किस तरह का प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि देखिए कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, इसलिए ज़रूरी। और इन दोनों विषय से संबंधित आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी भी आप हमारी नोट कर लीजिए, इस पर भी अपना सवाल आप भेज सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, लेकिन आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। का परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीत शर्मा जी। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर संजीत। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर जया जी। आप वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय शुकर पालन अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर जया। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि पहले हम बात करेंगे अभी जो गर्मियों का मौसम है वहाँ किस तरीके से हमारे जो पशु हैं उनकी सेहत का ख्याल हमें रखना होता है। और ख़ासतौर से डॉक्टर संजीत, अगर देखा जाए तो अलग अलग बीमारियाँ जो हैं वो इन दिनों नज़र आती हैं। किस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पशु हैं वो बीमारियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं इस मौसम में? जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, फीड इंटेक पशु का कम हो जाता है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पशु का फीड इंटेक कम हो जाएगा। फीड इंटेक कम होने से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बन जाता है और जो प्रोडक्शन पे उस पर स्ट्रेस पड़ता है, उसके जो है रिप्रोडक्शन पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो जैसे जैसे उस पर स्ट्रेस पड़ेगा तो उसकी इम्यूनिटी लेवल पशु का कम हो जाता है और जो रोग हैं वो उसके अंदर जो है जाने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे इस मौसम में ज़्यादातर तौर पे जो कलीली और जो पिस्सू से जो ज़्यादा रोग फैलते हैं, जैसे हम ब्लड प्रोटोजोआ डिजीजेस बोला जाता है, वो भी इसी मौसम में होते हैं, समर मंथ्स में, जो 3 से 4 महीनों के अंदर। और जो ब्लड सेकिंग पैरासाइट्स होते हैं वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में डिजीज का स्प्रेड करते हैं। इसलिए हमें खास तौर पे ध्यान देना चाहिए, पशु को प्रॉपर जो है उसको वेंटिलेटेड वाले शेड में उसको रखा जाए। रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, मतलब पूरा दिन में 4 से 5 बार साफ सुथरा और एडलिब पानी, अनलिमिटेड पानी उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। दिन में 3 से 4 बार नहलाना चाहिए। इसके अलावा अगर गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पानी का छिड़काव हो गया, स्प्रिंकलर्स का यूज़ किया जा सकता है, कूलर का यूज़ किया जा सकता है, फैंस लगाए जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो गर्मी की जो तपिश है उससे हमें अपने पशु का बचाव करना है और उसके लिए अलग अलग विकल्प हमारे पास हैं, उसमें और विस्तार से आपसे हम जानेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। गर्मी का मौसम अपने शबाब पर है और बढ़ता तापमान पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। ऐसे में पशु के आहार से लेकर आवास और बीमारियों में रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस समय पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा देने का प्रयास करें, क्योंकि हरे चारे में 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है, जो कहीं ना कहीं शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने में सहायक है। पशुपालक हरे चारे का पहले से इंतजाम रखें। इस समय पशुओं को सबसे ज्यादा लू लगने का खतरा रहता है, इसके लिए इन्हें हवादार या छायादार स्थान में बांधें। कुछ पशुपालक पंखे या कूलर लगाकर भी पशुओं को बेहतर माहौल दे सकते हैं। इसके अलावा गर्मी के कारण पशु को स्ट्रेस या व्याकुलता हो सकती है, इसलिए आवास में ताप नियंत्रण के प्रयास करें। पेट के कीड़े और बाह्य परजीवियों से सुरक्षा देने के भी उपाय अपनाएं। कोशिश करें कि पशु को दिन में एक बार जरूर नहलाएं। साथ ही प्रयास करें कि पशु के शरीर में पानी की सही मात्रा बनी रहे, इसके लिए समय समय पर पानी पिलाते रहें। इसके अलावा पशुओं को इस मौसम में खुरपका, मुंहपका और गलघोटू बीमारी का टीका लगवा लें। पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श जरूर लें।
तो जाना आपने किस तरह के जो रोग हैं वो पशु की सेहत को ना सिर्फ बिगाड़ सकते हैं बल्कि लगातार एक नुकसान जो है वो पशुपालकों को हो सकता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ये विस्तार से हम जानेंगे, लेकिन अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर जया जी का भी। डॉक्टर जया, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आज के समय में जब हम शुकर पालन की बात करते हैं और इसके साथ साथ जो पशुपालन क्षेत्र के हमारे पास दूसरे विकल्प हैं, फिर चाहे हम गाय भैंस के ज़रिए पशुपालन क्षेत्र की बात करते हैं, मुर्गी पालन की करते हैं, ऐसे में जो शुकर पालन है वो कितना फ़ायदेमंद है इन और भी जो क्षेत्र हैं उनको अगर हम तुलना करते हैं तो? हाँ, अन्य पशुओं के मुकाबले में जो शुकर पालन है वो काफी फायदेमंद है। इसकी वजह यह है कि जो शुकर होते हैं वो काफी ज्यादा बच्चे देते हैं, आपको 12 से 14 कभी 16 बच्चे तक भी दे जाते हैं। एक बच्चे का जो कॉस्ट होता है वो काफी आपको मिलता है। तो उसके अलावा क्या होता है, ये एक मंथ में जो होता है 80 केजी का वेट तक पहुंच जाते हैं, तो आपको मीट का जो वेट होता है इसका कॉस्ट काफी मिल जाता है। फिर क्या इनके रख रखाव में न्यूनतम खर्च आती है, आपको इनके रख रखाव में बहुत न्यूनतम खर्च आती है। फिर इनका जो फीडिंग होता है वो कॉस्ट लगता है, बट अगेन आप इसको जो होता है ना कि जो किचन वेस्ट होते हैं, होटल वेस्ट होते हैं, फिर हर तरह के फीड पदार्थ पे आप उसको रख सकते हैं। इनका जो रहने का जो जगह होता है वो प्रबंधन होता है वो भी आप न्यूनतम खर्च पे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या होता है, आपकी जो इसमें एक जो लगती है लागत लगती है उसके हिसाब से आपको आय काफी ज्यादा मिलती है। तो इस वजह से आपको जो होता है अन्य पशुधन के मुकाबले शुकर पालन करने में काफी ज्यादा मुनाफा मिलता है। जी, यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा जो है देखिए वो हमें मिल सकता है शुकर पालन से। लेकिन और किस तरह का प्रबंधन हमें यहाँ अपनाना चाहिए, इस बारे में भी और जानकारी लेंगे डॉक्टर जया से। लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। शुकर पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि 10 मादा शुकर पर एक नर शुकर को रखा जाए। अच्छे मुनाफे के लिए विदेशी नस्लों का चयन करें। शुकर एक बार में 8 से 12 बच्चों को जन्म देती है। वहीं एक वयस्क शुकर करीब 15,000 तक का मुनाफा दे सकता है। ये पशु बेहद तेजी से विकास करता है, इसीलिए इनके आहार पर खासा ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है। 2 माह तक मां का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं, जो करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेते हैं। इसलिए इन्हें प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन और स्टार्च वाला आहार देना चाहिए। अगर दाने की मात्रा कम रखनी है तो हरे चारे की मात्रा बढ़ा दे। इसके अलावा पशु के आवास पर भी खास ध्यान दे। वातावरण में तापमान में बढ़त के साथ पशुपालकों को चाहिए कि बेहतर प्रबंध करें, जैसे आवास के अंदर तापमान को नियंत्रित रखने के प्रयास करें, आवास में हवा के आवागमन को बनाए रखे, फर्श को सूखा और साफ रखे, हो सके तो दिन में पशु को खुले में रखे, पशु को पीने के लिए साफ पानी दे, बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण कराएं। तो जाना आपने किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए और कैसे बीमारियों से बचाव अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो लाभ है, जो मुनाफा है वो और ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल एक लगातार अब जो दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, चलिए फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे साथ जो दर्शक जुड़े थे, लेकिन ईमेल के जरिए भी देखिए जो सवाल हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। सचिन शर्मा जी हैं जम्मू कश्मीर से, इनका सवाल हमारे पास आया है। डॉक्टर संजीत ये जानना चाह रहे हैं कि इनके पास एक गाय है, उसके दूध में जो फैट है वो कम है, उसको कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, जो फैट की जो मात्रा है उसके लिए डाइट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखती है। जो चारे में जो प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और फैट, इनका कॉम्बिनेशन अगर सही तरह से नहीं किया जाएगा तो दूध का जो है फैट नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप मार्केट में काफ़ी देना चाहेंगे तो फैट से रिलेटेड काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो उसकी फैट की मात्रा को बढ़ाते हैं। उसमें 1 किलो का पैकेट अवेलेबल होता है जो 100 ग्राम पर डे की देने से फैट की मात्रा को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा जो रुमिनल एसिडोसिस होता है, रुमिनल एसिडोसिस के कारण से भी फैट की मात्रा कम होती है। तो आप कोशिश करें कि रुमिनल एसिडोसिस आपके पशु में ना हो, और रुमिनल एसिडोसिस अगर हो रही है तो रुमिनल एसिडोसिस का जो मेन प्रोडक्ट है जिसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जनरली आप किसी भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके उसको लिखवा सकते हैं, वो प्रोडक्ट अगर देते हैं तो फैट की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है।
जी बिल्कुल, तो देखिए कैसे जो फैट की मात्रा है उसको आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही एक और सवाल आया है अंकुर सहाय जी का आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। अंकुर जी जानना चाह रहे हैं कि पशुओं में अफारा बीमारी होने का कारण क्या है, और अगर इस तरीके से बीमारी आती है तो उसमें पशु को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं? जी, अफारा की जो समस्या है, अफारा अमूमन क्या होता है, गलत खाने पीने से होता है। जी। गलत खाना पीना में जैसे क्या होता है, कई बार हाई ग्रेन फीडिंग कर देते हैं, दाना जो है पशु को बहुत ज़्यादा खिला दिया जाता है, एक तो वो कारण होता है। उसके अलावा खाने में कोई भी गलत चीज़ आ जाएगी या कोई भी ड्रेस्टिक चेंज किया जाएगा। ड्रेस्टिक का मतलब ये कि अचानक से आपने उसके खाने पीने में बदलाव कर दिया। अचानक से जब भी कभी भी आपको चारे का कुछ भी नया, जैसे चारा अभी आ रहा है या हरा चारा की मात्रा बढ़ जाती है, जब भी कोई भी चेंज किया जाए हमेशा उसको एकदम धीमे लेवल से करना चाहिए, ड्रास्टिकली उसको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब भी कभी इस तरह की पशु के जो अफारे की समस्या हो जाती है तो रेगुलर 3 से 4 महीने में एक तो डीवर्मिंग, पेट के कीड़े की दवा, और उसके अलावा इसमें कई ऐसे ब्लोट से रिलेटेड टिम्पनी और ब्लोट से रिलेटेड कई ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, हर्बल भी हैं, कई इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर देसी उसके हिसाब से देखा जाए तो आप हींग है और सरसों का तेल है, उसका मिश्रण मिला करके भी पशु को दे सकते हैं, जिससे कि अफारा की समस्या से निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो अफारे की समस्या है उससे आप पशु का बचाव कर सकते हैं। और ख़ासतौर से यहाँ डॉक्टर जय आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं शुकर पालन की, अगर कोई किसान इससे जुड़ना चाहता है, कैसे इसकी शुरुआत की जाए, कितनी आवश्यकता है जो हमें फार्म के लिए आवश्यक होती है, कहाँ से इसकी ट्रेनिंग की अगर कोई लेना चाहता है मिल पाएगी? हाँ जी, हाँ, कोई भी किसान अगर शुगर पालन से जुड़ना चाहते हैं, सर्वप्रथम उनको एक प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। यह प्रशिक्षण आप नजदीकी जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय होता है या कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहां आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा असम रानी गुवाहाटी में हम यहाँ पे राष्ट्रीय शुक्र अनुसंधान केंद्र है, हमारे यहाँ भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, आप यहाँ भी आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। उसके बाद आपकी जो कैपिटल है, जो आपकी कितनी आप उस पर लागत लगा सकते हैं, वो आप देखें आपके पास कितनी जगह उपलब्ध है। जो हमारे सरकार है, जो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा है, इनके द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। अगर आप शुक्र पालन करने में इंटरेस्टेड हैं, आप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, तो आप पशुपालन एवं डेयरी विभाग की साइट पे जाइए। वहां पे ऑनलाइन आप जो उद्यमिता विभाग की जो साइट है उस पर आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 100 ब्रीडेबल जो सोर्स होते हैं उनकी यूनिट स्थापित करने के लिए आपको वित्तीय सहायता दिया जाएगा, जिसमें कि 30 लाख तक की सब्सिडी की भी इसमें प्रावधान है। और इसके बाद आप अपना शुक्र पालन शुरुआत कर सकते हैं। आपको जो हमारे देश में विभिन्न राज्यों में जो कृषि विज्ञान केंद्र और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय वहां पे विशेषज्ञ हैं, आप उनके संपर्क में रहिए और आप शुक्र पालन शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए कैसे बेहतर ढंग से आप शुक्र पालन की शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ डॉक्टर सिंह जी, जैसे हम बात करें कि गर्मियों में अलग अलग रोगों का जो प्रभाव है वो दिखता है, ऐसे में हमें अगर आवास व्यवस्था की बात करें, इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि कितने हमें पर एक रखना चाहिए अपना फूल बनाने के लिए, तो संस्था हो गए अच्छा उनके सेहतमंद, तो कौन सा तेल हमें बनाना चाहिए, और तीसरी चीज कितने दिन तक हमें सूरज को रखना चाहिए, जो मांस उसका बढ़ता है, उसके बाद अगर हम खिलाते हैं तो मांस नहीं बढ़ता, तो घाटे में जाएंगे तो दिन तक हमें उसको चाहिए था। जी बिल्कुल, डॉक्टर जय, एक सवाल हमारे पास आया है यहाँ पे, नंदस्वरूप जी जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अगर एक फार्म की शुरुआत हम कर रहे हैं तो कितने वहाँ पे जो मादा शुकर हैं वो हमें रखने होंगे और कितने जो नर शुकर हैं उसकी आवश्यकता होगी, और उसके साथ साथ कब तक उनको हमें अपने पास रखना होगा, यानी कब तक जो मांस बढ़ने की पूरी प्रक्रिया है, जो वयस्क जब तक हमारा शुकर होगा, कितनी अवधि इसकी है? बिल्कुल ऐसा है कि आप है ना चाहे तो 10 से जो ब्रीडेबल सोर्स होता है उसकी यूनिट से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने पहले बताया ये आपकी आय पे निर्भर करता है, आपके पास कितनी जगह है, क्योंकि एक जो न्यूनतम जगह होती है उनको पर यूनिट वो देना होता है शुक्र को। आप तो जैसे आप 10 यूनिट से स्टार्ट करते हैं, आप तो मार्केट से जो गिड्स होते हैं वो 5 महीने पे आप जो होता है ले सकते हैं, या फिर आप पिगलेट जैसे अवेलेबल है, जो भी ब्रीड आपके इर्द गिर्द हिस्सा में अवेलेबल है। ब्रीड की चयन आपको करना बहुत आवश्यक है, जैसे कि आप या तो विदेशी नस्लों के शुक्र ले सकते
हैं क्रॉसब्रीड रह सकते हैं या फिर देशी नस्ल सुकर रह सकते हैं। जो भी आपके इर्द गिर्द जो लोकली अवेलेबल ब्रीड्स को रखिए, फिर उनको एक रखने का पूरा समुचित जो शेड होता है वो आपको देना होगा, ताकि गर्मी के, बारिश का और किसी प्रकार के अनुकूल मौसम का उसके ऊपर जो होता है प्रभाव न पड़े। फिर आपको उसके खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यह देखना होगा कि लोकली अवेलेबल जो होते हैं आपके पास में दाने जो शुगर के होते हैं वो है कि नहीं। फिर हमेशा ही एक जो विशेषज्ञ होते हैं, जो पशु चिकित्सक है या विशेषज्ञ है, उसकी सलाह अवश्य लें। इसके अलावा आप जो होता है आपको अगर वित्तीय व्यवस्था जो सहायता चाहिए होगा वह भी आपको नजदीकी जो होते हैं रूरल बैंक वगैरह से आपको वो भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर आप एक और आप प्रशिक्षण अवश्य ले लीजिए, जिसमें कि आपको समुचित शुगर का प्रबंधन, उसका स्वाद, उसके खान पान, उसके रख रखाव पे आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन चीजों पर ध्यान रख करके आप 10 यूनिट से आप अपने यहाँ शुगर जो फार्म होता है वो शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए जो प्रशिक्षण है वो अपने आप में काफ़ी अहम, ना सिर्फ जानकारी उसके ज़रिए आपको मिल सकती है बल्कि काफ़ी आसानी होती है अगर आप नया शुगर फार्म लगाने जा रहे हैं इसके साथ ही, और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कैसे आप अपने पशु का गर्मियों से भी बचाव कर रहे हैं। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और भी बेहतर जानकारी कैसे आप पशु का बचाव करेंगे गर्मियों से, और शुगर पालन से संबंधित भी एक छोटे से ब्रेक के बाद ये सारी जानकारी। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से गर्मियों के मौसम में आप अपने पशु का बचाव कर सकते हैं, अलग अलग रोग से उसको बचा सकते हैं, और साथ ही शुगर पालन से संबंधित सारी जानकारी आज आपको दी जा रही है, किस तरह का प्रबंधन आपको यहाँ पे अपनाना चाहिए। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? तो हमारे गाय गिर नस्ल की जी, गिर नस्ल की जो गाय है जो वो बार बार जागरण कराने से वो जागरण कहती नहीं जी, गर्भित नहीं हो पा रही है वो। हाँ, जागरण नहीं होता है। चलिए, कैलाश जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं, जानना चाह रहे हैं क्या किया जाए। बार बार ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो पशु है वो गर्भित नहीं हो पा रहा, क्या वजह इसकी डॉक्टर संजीत? कैलाश जी की जो गाय का है इसमें मुख्य रूप से रिपीट ब्रीडिंग का केस है ये। और रिपीट ब्रीडिंग में क्या होता है, गाय हर 21 दिन बाद दोबारा ताव में आएगी, हीट में आएगी, लेकिन वो गर्भ जो है ठहरता नहीं है। इसके मुख्य रूप से कारण क्या होते हैं? पहला तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा 4-5 स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स का अगर आप पालन करेंगे तो गाय के जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। सबसे पहले आप उसको डीवर्मिंग कीजिए, पेट के कीड़े की दवाई दीजिए जी। कीड़े की दवाई देने के बाद कम से कम 1 महीने तक मिनरल मिक्सचर आपको खिलाना है 50 ग्राम के पर डे के डोज के हिसाब से जी। ये दोनों चीजें देने के बाद आप नजदीकी पशु चिकित्सक से एक बार गाय की जांच करवाएं, क्या उसके बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है, क्या बच्चेदानी में कोई सोजन है, या कोई ऐसी सिस्ट या कोई ओवरी के ऊपर कोई भी ऐसी कोई चीज डेवलप हो रखी है जिसकी वजह से वो बार बार हीट में आ रही है और रुक नहीं पा रही है जी। और अगर कोई सिस्ट या कोई और चीज डेवलप होगी तो फॉलिकल होगा, और इसके लिए तो फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जी। और अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो उसके लिए 5 दिन तक 4 से 5 दिन तक लगातार जो है इंट्रायूट्राइन थेरेपी दी जाती है, उसके अंदर दवाई डलवाई जाती है जी। ये 4-5 चीजें जैसे आप करेंगे तो रेगुलर जब भी हीट में आएगा। इसके अलावा मैं आपको ये और कहना चाहूंगा कि एक होम्योपैथिक दवाई आती है सीपिया, और सीपिया का जो 200 पोटेंसी की दवा अगर आप 7 दिन तक रेगुलर सेवन करें, मुश्किल से आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे जाएंगे तो 10-20 रुपए में ये बन जाती है जी। और इसका 7 दिन तक देना है।
तो डीवर्मिंग, उसके बाद मिनरल मिक्सचर प्लस में सीपिया उसको देना है। मेट्राइटिस अगर है तो उसके मेट्राइटिस के लिए उसको ट्रीटमेंट कराना है। कोई भी अगर हार्मोनल कोई अगर दिक्कत होगी तो उसके लिए तो हार्मोनल ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है और वो जांच के बाद ही पता चल सकता है। बिल्कुल, इसलिए देखिए जांच जो है वो ज़रूरी होती है और लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका यही सुझाव कि जितना जल्दी हो सके जो निकटतम पशु चिकित्सक हैं उनसे आप संपर्क ज़रूर करें। फिलहाल एक और ईमेल के ज़रिए हमारे पास सवाल आया है। सुनीता शर्मा जी हैं नौशेरा जम्मू कश्मीर से, ये जानना चाह रही हैं कि इनके पास गाय है लेकिन उसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो कम है, तो कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं? और क्या ये भी डॉक्टर संजीत एक गर्मी का प्रभाव हम देखते हैं कि इन दिनों जो दूध उत्पादन है वो कुछ कम हो जाता है? जी, गर्मी की वजह से दूध प्रोडक्शन तो बहुत कम होता ही होता है, क्योंकि जैसा पहले भी मैंने बताया कि फीड इनटेक कम हो जाएगा। फीड इनटेक कम होगा तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। पशु के अंदर जैसे ही नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा वो गर्मी की वजह से पानी भी कम पी पाता है, प्रॉपर जो है चारा नहीं ले सकता। दिन भर की जो गर्मी रहती है, गर्मी की वजह से वो फीडिंग कर ही नहीं पाता। जैसे ही शाम का समय शुरू होता है और रात का जो समय होता है उस समय फीडिंग जो है देनी चाहिए जी। और शेड के अंदर प्रॉपर ह्यूमिडिटी, तापमान और हवा, ये तीनों चीजें अच्छे से मेंटेन करनी जरूरी हैं। और ये चीजें जब हम मेंटेन करते हैं और फिर उसके बाद बात आती है बैलेंस डाइट की। जी। अगर बैलेंस डाइट पशु को दी जाए और एनवायरमेंटल स्ट्रेस को हम लोग दूर कर दें और फिर इसके बाद जो है बात आती है, अगर इसके बाद भी दूध की प्रोडक्शन कम है तो कैल्शियम और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कई बार सॉइल में, हमारे चारे में उन चीज़ों की कमी होती है। उन चीज़ों की कमी को दूर करने के लिए अलग से कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर जो है वो पशु को देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए कि जो आवश्यकता है वो उसकी कम से कम पूर्ति होनी चाहिए, तभी पशु की सेहत जो है वो बेहतर रह सकती है। साथ ही डॉक्टर जो है आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे, शुकर पालन को लेके लोगों की अलग अलग धारणाएं भी हैं कि किस तरीके से क्या किस जगह पे हमें करना चाहिए, जो शुकर फार्म है वो रिहायशी इलाके से कितनी दूरी पर होना चाहिए, क्या इसके लिए भी जो जानकारी है वो प्रशिक्षण में दी जाती है? हाँ जी बिल्कुल, आपको किस प्रकार से शुगर के फार्म बनाने हैं, जैसे आपने बताया कि इसके लेकर के समाज में काफी वर्जनाएं रही हैं हमारे शुगर पालन को लेकर के, बट ये अब काफी हट रहा है और अब शुगर पालन जो होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह हो रहा है, जैसे कि एक उद्यमी की तरफ आ रहे हैं लोग, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इससे लाभ काफी ज्यादा है। जैसे हम प्रशिक्षण देते हैं उसमें बताते हैं हम कि कितनी जो शेड है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई। आपने जैसे बताया रिहायशी इलाका, रिहायशी इलाके से 100 मीटर की दूरी पे कम से कम शुगर फार्म होने चाहिए। और इसके अलावा जो शुगर फार्म में जो प्रॉपर सैनिटेशन मेजर होता है, जो साफ सफाई का होता है, अगर साफ सफाई का अच्छे से रख रखाव किया जाए और उसमें प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम, जो कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए तो किसी भी प्रकार की उसमें गंध या फिर किसी प्रकार के जो सामाजिक वर्जनाएं हैं वह नहीं होगा। क्योंकि हम अब जो शेड सिस्टम होता है उसमें शुगर जो होता है शेड के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर जाते नहीं है और उनका हर तरह का एक प्रबंधन समुचित व्यवस्था किया जाता है। तो वो सामाजिक वर्जनाएं भी अब नहीं रही है और इससे आय भी काफी है, लोग काफी इसमें इंटरेस्टेड भी है अब शुगर पालन में। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से एक रुझान इधर भी नजर आता है। और जहाँ तक बात है दुर्गंध की, तो जो शुगर है उसमें पसीने की ग्रंथि नहीं होती है, उस वजह से भी इस तरह की जो स्थिति है उनके साथ रहती है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोक जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी, मैं इस बात की जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये भैंस का दूध काट के बेचे कैसे, बेचे कैसे? शुकर पालन को लेके आप जानना चाह रहे हैं कि कैसे इसका जो बाजार है मिल सकता है, या दूध को लेके? चलिए जी, आप वो बेचे कैसे, ग्राहकों को दूध करके? चलिए, भैंस का जो दूध है उसको बेचा कैसे जाए, क्योंकि आज के समय में डॉक्टर संजीत अगर देखा जाए तो एक आधुनिक कृषि और उसके साथ साथ आधुनिक पशुपालन, नई नई तकनीकें हमारे पास हैं और अच्छे खासे डेयरी फार्म हैं जो कि पूरी तरीके से कमर्शियल स्तर पर जो डेयरी फार्म अब हमारे जिनका लगातार विकास हो रहा है। ऐसे में और क्या कुछ तरीका हो सकता है बाजार तक पहुँचने के लिए, एक पशुपालक को अपनी पहुँच बनाने के लिए? देखिए, अगर आपके पास 10 से 15 पशु रखते हैं आप एक डेयरी फार्म पे, तो उसको दूध को पैक करना या उसको वैल्यू एडिशन करना, किसी भी रूप में उसको पनीर में कन्वर्ट करना या बटर में कन्वर्ट करना या दही बनाना या कोई और लस्सी छाछ बनाना, इन सब चीज़ों को करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये चीज़ें वायबल नहीं होती हैं जी। उसके लिए कम से कम आपका 100 से 200 पशु कम से कम होने चाहिए। इसके लिए फिर आपको उतनी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए उसके लिए, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। ऐसा नहीं हो कि आपके पास 100 गज का बाड़ा है और 100 गज में आप
10 पशु 20 पशु रख रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। 2.5 मीटर का जो है उसका एरिया एक पशु को मिलना चाहिए। पशु को जो कवर्ड एरिया के साथ साथ खुला एरिया भी उसको मिलना चाहिए, जिस समय वो किसी छायादार पेड़ के नीचे जो है आराम कर सके। इसके अलावा इन चीज़ों का दूध जो है प्रोडक्शन का बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से उसको उस पशु को आप सुविधा दे रहे हैं। अगर पशु को आप प्रॉपर सुविधा दे सकते हैं तो आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके लिए आपको आवास की व्यवस्था, पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई, रख रखाव, बैलेंस डाइट, और उसके बाद आती है जो मेडिकेशन वाली चीज़ें। मेडिकेशन में आप जो मिनरल मिक्सचर रेगुलर आपने देना है, इसके अलावा कैल्शियम की मात्रा आप रेगुलर दे सकते हैं और डीवर्मिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का टाइमली वैक्सीनेशन का भी बड़ा इसमें इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर टाइमली वैक्सीनेशन नहीं होगा तो जैसे अभी इस समय मुंह पका खुरपका रोग काफ़ी एरिया में हो जाता है, और गलघोटू की भी बीमारी होती है। जैसी बरसात का मौसम स्टार्ट होगा गलघोटू के मरीज जो है देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों बीमारियों से आपको वैक्सीनेशन भी कराना है, रख रखाव उसको अच्छे से रखना है। और जब आप एक बड़ा जो है डेयरी फार्म आप विकसित करना चाहते हैं, फिर उसमें आप वैल्यू एडिशन करके जा सकते हैं, और वैल्यू एडिशन का हमेशा बेनिफिट होता है। दूध, क्योंकि दूध जो है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत देर तक आप उसको रख नहीं सकते हैं, या तो उसको फ्रीज करेंगे या पाश्चराइज करेंगे, और वो बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत कम होती है, इसीलिए इसको वैल्यू एडिशन करके आप उसको काफ़ी देर तक उसको जो है यूज कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका। शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो अरुण जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी, अरुण जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे गाय में जो खुरपका और मुंहपका जो बीमारी है, इसके लक्षण और उपाय। चलिए, बिल्कुल। खुरपका मुंहपका बीमारी, इसके लक्षण क्या और उपाय क्या है, कैसे इससे बचाव हो सकता है और उपचार क्या, खासतौर से डॉक्टर संजीव जी? सबसे पहले तो कोई भी बीमारी अगर होती है और इसके लिए अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो उससे बेस्ट कोई प्रिवेंटिव बचाव नहीं हो सकता। तो मैं हर पशुपालक को कहना चाहूँगा, साल में 2 बार मुंहपका खुरपका का टीका भारत सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम लगवाया जाता है। उसमें आप जब भी आपके एरिया में, आपके राज्य में इस तरह का कार्यक्रम जब शुरू किया जाए, आप किसी भी तरह से संकोच ना करें और टाइमली जो है वैक्सीनेशन लगवाएं। दूसरी चीज़ प्रिवेंशन के बाद आती है, अब उसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण में क्या होता है, जैसे ही वायरस प्रवेश करता है, इसके नाम से ही हमें समझ आता है, मुंह पका और खुरपका। मुंह में इसमें ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। जीभ जो होती है बिल्कुल लगभग कुछ केसेस में तो हम देखा लगभग गल जाती है एकदम। मुंह में पूरे ऊपर का जो मजल है और नीचे जो है उसमें छाले नजर आते हैं, और इसकी वजह से एक्सेस सैलाइवेशन होता है। बहुत ज़्यादा पशु जो है लार गिराता है और वो प्रॉपर मुंह भी नहीं खोल पाता, और सैलाइवेशन एक्सेस होगा, मुंह में छाले होंगे तो वो चारा नहीं खा सकता। जैसे खुर में अगर इन्फेक्शन आएगा तो खुर जो है अपनी जगह छोड़ देता है, और खुर जो है ढीला हो जाता है। जगह छोड़ने की वजह से फिर मक्खी वगैरह उसमें बैठती है और मैगट जो है, कीड़े भी उसमें पड़ जाते हैं। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसमें फीवर होता है, हाई फीवर, 104 के करीब बुखार होगा, एक्सेस सैलाइवेशन, और इसके अलावा जैसे दूध का प्रोडक्शन है वो बिल्कुल गिर जाता है। 10 किलो का दूध अगर कोई पशु देता है तो वो मुश्किल से 1 किलो पे आ जाता है, चारा नहीं खा पा रहा है। तेजी से गिरावट जो है दूध उत्पादन में हो सकती है, और उसके साथ साथ तेज बुखार, जो कि गलघोटू के लक्षण है। लेकिन अभी का जो समय है ये बेहद ज़रूरी कि इसमें आप अपने पशु का सही ढंग से रखरखाव करें, सफाई का भी ख्याल रखें। साथ ही यहाँ डॉक्टर जय आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, जब हम रोग और बीमारी की बात करते हैं तो शुकर पालन में भी कई ऐसे रोग हैं जिनकी वजह से जो शुकर पालक हैं उनके लिए एक चुनौती बनी रहती है। पहले अगर अफ्रीकन स्वाइन फीवर की अगर हम बात करें, किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। अफ्रीकी शुकर बुखार, जिसको कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर कह रहे हैं, वो हमारे शुकर पालकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। तो इसका अभी फिलहाल कोई भी टीका नहीं है। विश्व भर से, हमारे देश भर से इसके वैक्सीन के लिए सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसका एक मात्र उपाय है बायोसिक्योरिटी, जैव सुरक्षा कहते हैं। तो जैव सुरक्षा के लिए आपको क्या करना है कि अपने सबसे सर्वप्रथम आप बाहर से किसी भी शुकर को खरीद के लाते हैं, आपके पास जो पहले की स्टॉक है उससे बिल्कुल अलग रखे। कोरोना के बाद हमने समझा क्वारंटाइन क्या होता है, वैसे ही बाहर से खरीदे हुए शुकर को क्वारंटाइन करके रखना है। उनमें देखना है किसी तरह की बीमारी के लक्षण तो नहीं है। जब किसी तरह बीमारी के लक्षण 10 दिन
फिलहाल तक नहीं दिखता है, फिर आप उसको अपने शुकरों के स्टॉक में मिलाएं। दूसरी क्या है, किसी भी शुगर फार्म को आप विजिट करते हैं या देखते हैं जाते हैं, तो वहां से आने के बाद अपने फार्म में प्रवेश करने के पहले पूर्ण रूप से अपनी जो होता है जूते हुए अपने पूरी तरह से खुद को सैनिटाइज करना है, फिर अपने शुकरों को छूना है। तीसरी क्या होती है, आपको साफ सफाई जो होता है वो पूरा रेगुलर तरीके से मेंटेन करना है। फार्म के जो होते हैं गेट के पास आपको फुट डिप रखना है, जिसमें लाल पानी केमिकल बोर होता है वो रखना है। तो फुट डिप के बाद ही आपको फार्म में प्रवेश करना है। इसके उपरांत जिस भी एरिया में आपको पता चला है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का आउटब्रेक हुआ, उस एरिया में आपको नहीं जाना है, यानी उस एरिया से कोई भी वर्कर को आपको फार्म में प्रवेश नहीं होने देना है। फिर क्या है, आपको समय समय पर जो होता है अपने शुकरों का प्रशिक्षण करना है। किसी तरह के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं, किसी भी प्रकार के लक्षण जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लक्षण होते हैं आपको दिख रहे हैं, अगर शुकर सुस्त है, उनमें बिल्कुल सेलिब्रेशन हो रहा है, वो अलग हो गए हैं झुंड से, आपको उस बीमार शुकर को पूरे झुंड के शुकर से अलग रखना है। तुरंत ही एक पशु चिकित्सक जो है उससे संपर्क करना है और लक्षण के बारे में बातचीत करना है। अभी तो फिलहाल जो अफ्रीकी शुगर बुखार है, इसके लिए हमारे पास में सिर्फ जैव सुरक्षा ही है, तो इन नियमों का पालन करेंगे तो अपने शुकरों को, अपने शुकर फार्म को बचा सकेंगे। और ये बेहद जरूरी के जो बचाव है वो वैक्सीन आ जाती है, हम अपने शुकरों को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से देखिए उपचार से बेहतर बचाव माना जाता है। अगर शुरुआती अवस्था में इस तरह की सावधानियां हम बरत लें, बचाव भी अगर हम कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक ना सिर्फ आर्थिक नुकसान से आप बच सकते हैं, बल्कि जो शुकर हैं उनकी सेहत भी बेहतर रह सकती है। फिलहाल हेलो किसान में अब यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और बात करेंगे ना सिर्फ पशुओं की सेहत को लेकर, बल्कि बताएंगे आपको शुकर पालन के और क्या हैं फ़ायदे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कैसे पशु का आप ख्याल रख सकते हैं, गर्मी के मौसम में उसको रोगों से बचा सकते हैं, और साथ ही शुकर पालन से जुड़ के किस तरह का लाभ आपको मिल सकता है और किस तरह का प्रबंधन यहाँ अपनाना ज़रूरी है। फिलहाल दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? अलवर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, एक भैंस 2.5 साल की है जी, दिखने में स्वस्थ है, खाती पीती है, पर कमजोर है, दुबली पतली है। यानी आहार सही है लेकिन वजन जो है अभी कम है उसका? बिल्कुल वजन कम है। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर संजीत अपनी तरफ से आहार जो बता रहे हैं कि भरपूर दे रहे हैं, लेकिन वजन जो है उसमें कमी नज़र आ रही है, तो क्या इसके पीछे उनको करना सही होगा? इसमें दो बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए।
पहले तो अगर उन्होंने पेट के कीड़े की दवाई नहीं दी तो सबसे पहले डीवर्मिंग करने की ज़रूरत है। डीवर्मिंग को 2 महीने 3 महीने के बाद उसको हमेशा रिपीट करें। दूसरी बात इसका ध्यान रखें कि जो भी डीवर्मिंग का सॉल्ट यूज़ किया गया है, जैसे पहली बार आपने एल्बेंडाजोल यूज़ किया तो अगली बार फेनबेंडाजोल यूज़ कीजिए, थर्ड टाइम ऑक्सीक्लोजेनाइड आता है वो यूज़ कीजिए, और फोर्थ टाइम में जैसे आइवरमेक्टिन है उसका यूज़ करिए। तो एक तो डीवर्मर आप चेंज करिए हर बार, ताकि जो भी पेट के कीड़े हैं वो रेजिस्टेंट ना हो जाएं। दूसरी बात, जो कमज़ोर है उसके लिए मैं उनको कहना चाहूँगा, एक बहुत ही छोटा सा नुस्खा है जिसमें ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं लगते हैं। चूना जो मिलता है पान की दुकान पे, चूने का एक छोटा सा पैकेट लेके आ जाएं और उसमें उसको करीबन जो है 1 ग्राम से 4 ग्राम के संबंधित किसी भी छाछ में या दही में मिला करके उसको रेगुलर खिलाएं, या पानी में मिला के दे दिए। और चूने की जो है उसकी जो पानी का जो खोर है और जो चारे का है उस पर चूने का पेंट कर दें। रेगुलर चूना जो कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है उस पशु के अंदर, हड्डियों को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा जो कैल्शियम और विटामिन डी, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो ग्रोथ के लिए। और ये चूने का प्रयोग करें, डीवर्मिंग करें। इसके अलावा आयरन के टॉनिक्स आते हैं कई बार मार्केट में, तो आयरन का टॉनिक जो है कई ऐसे शहद के रूप में और सिरप के रूप में अवेलेबल हैं, और वो उसको जो है रेगुलर जो है 1 महीने तक दें। अगर आप ये 1 महीने तक चूने का प्रयोग और आयरन टॉनिक देंगे डीवर्मिंग करने के बाद, तो पशु मैं समझता हूँ महीने में आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए कैसे जो सेहत है वो बेहतर हो सकती है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर जया आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ क्लासिकल स्वाइन फीवर की अगर बात की जाए, और दोनों में क्या कुछ समानता है? क्योंकि कभी कभी जो शुगर पालक है उनको लगता है शायद दोनों बीमारियाँ एक ही तरह की हैं, लेकिन किस तरह का इसमें समानता है और क्या अंतर है, मैं चाहूँगा इस बारे में आप जानकारी दें। क्लासिकल स्वाइन फीवर और अफ्रीकन स्वाइन फीवर दोनों की अलग बीमारी है बिल्कुल ही, और दोनों के सिम्टम्स भी अलग होते हैं। मगर ये एक विशेषज्ञ तक रखे तो है, बट ये है कि जैसे जो क्लासिकल स्वाइन फीवर, इसका हमारे पास टीका उपलब्ध है। तो क्या है कि मैं शुगर पालक को यही बोलूंगी, आप बीमारी के होने क्या है नहीं उस पर नहीं जा करके आप क्लासिकल स्वाइन फीवर का जो होता है नियमित रूप से आप टीका लगाए अपने शुक्रों को, तो आपके शुक्रों को कोई क्लासिकल स्वाइन फीवर बीमारी नहीं होगी। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए क्या होता है, वो अचानक से ही क्या होता है, आपको सिम्टम्स दिखेंगे, रात में बीमार हुए, नेक्स्ट डे 2 दिन में शुगर बढ़ जाते हैं। बहुत ही जल्दी, बहुत ही हाई मोर्टेलिटी इसमें है अफ्रीकन स्वाइन फीवर में। और क्लासिकल स्वाइन फीवर का जो टीका होता है वो वीनिंग के बाद से देते हैं। उसके पहली जो खुराक होती है, प्रथम खुराक जो होती है, फर्स्ट खुराक के बाद फर्स्ट बूस्टर 28 दिन के बाद देते हैं, फिर हर 6 माह पे आपको रिपीट करना है। तो इस प्रकार से क्लासिकल स्वाइन फीवर नहीं होने देंगे अपने फार्म में अगर टीका का उपयोग करते हैं। दूसरी है, आप अगर जैव सुरक्षा का पूरी तरह से फॉलो करिएगा तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर आपके फार्म में नहीं होगी। तो हमारा शुगर पालकों को ये कहना है कि आप बीमारियों को रोके, अपने फार्म में आने से उनका समुचित स्वास्थ्य प्रबंधन करें। साथ ही आप डीवॉर्मिंग भी समय समय पे करते हैं, जैसे आपको अभी आप बताया गया है, जैसे हम जो लार्ज मवेशियों में होते हैं, कैटल में होते हैं, वैसे ही इसमें भी डीवॉर्मिंग का समय समय पे करें और डीवॉर्मर्स को बदलते रहें। इससे क्या होगी, शुक्रों की होती है जो स्वस्थ होती है सही रहेगी, और उनमें किसी प्रकार का जो बीमारी होता है वो नहीं आएंगे, आपके शुक्र स्वस्थ रहेंगे। जी बिल्कुल। और उसमें आहार की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जया, क्योंकि ऐसे मान लिया जाता है कि जो किसी भी होटल या रेस्टोरेंट का जो वेस्ट है उसको भी हम उनको आहार के रूप में दे सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बेहतर बाजार हमारे पास है तो किस तरह की आहार व्यवस्था हमें करनी होगी जिससे वो रोग से भी बचे रहें और उनका जो वजन है उसमें भी इजाफा हो सके? हाँ जी, अगर आप ब्रीडिंग यूनिट रखते हैं तो मार्केट में जो अवेलेबल कंपाउंडेड फीड है वो एक वेल बैलेंस्ड राशन होता है आहार के लिए। तो उस इसमें कि आपको अगर आपको 12 से 14 बच्चे चाहिए एक फैडविंग के समय पे, तो आपको जो बैलेंस डाइट है, कंपाउंडेड फीड अवेलेबल है, आप वो खिलाएं। उसके साथ ही आप हरा चारा जो कि लोकली अवेलेबल है, जो आपके साथ है, जो मौसम के साथ आपको मिलता है, आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा साइलेज जो होता है वो भी शुगर खिला सकते हैं। साइलेज बनाने का जो विधि होता है इसमें आप प्रशिक्षण ले लें। साइलेज किस तरह से बनाया जाता है, जो मौसमी सब्जियां होती हैं या फिर मौसमी जो भी हमारे पास चारा मिलता है जी,
के पोषक तत्व में भरपूर होता ही है। साथ ही क्या होता है, इससे शुक्र जो होता है, दूसरे जो मल्टीविटामिन मिलते हैं सारे मिलते रहते हैं सारे इसके। इसके अलावा भी जो होता है कि शुक्रों को जो है खान पान पर समुचित आपको व्यवस्था रखना है, साथ में पानी हमेशा ही एटलीस्ट देना है खाना के साथ भी। चलिए, इन बातों का यानी ख्याल हमारे जो शुगर पालक हैं उनको रखना होगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? ये सर जी, पशुओं पर बहुत अच्छा था, केसीसी की तरह होता था, दिया क्या? केसीसी के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं पशुओं के लिए? हाँ जी, हाँ जी जी बिल्कुल। और किस तरह के रोग या बीमारी के बारे में जानकारी आपको लेनी है, क्योंकि आज हम यही बात करें गर्मियों में किस तरह का प्रबंधन हमें रखना होगा। आप नए पशु लेना चाहते हैं? पशु मेरे पास जी 4 है, 2 भैंस, 1 कटी जी। तो मैं लौट आप केसीसी उसके आधार पर बनवाना चाह रहे हैं? हाँ जी। चलिए बिल्कुल, किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि देखिए उसमें अब सुविधा दी जा रही है, ना सिर्फ कृषि के लिए जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके, बल्कि पशुपालन क्षेत्र के लिए भी। और इसके लिए आपके जो निकटतम ना सिर्फ पशुपालन अधिकारी हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। और खासतौर से जब इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं लगातार पशुपालकों को, डॉक्टर संजीव, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लगातार एक रुझान भी नज़र आता है। और उसी वजह से हम आज के समय में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, या एग्री स्टार्टअप हैं जो कि डेयरी सेक्टर से काफ़ी जुड़े हुए हैं, ये भी एक हम कह सकते हैं रुझान जो है इस तरफ ज़्यादा है लोगों का। जी बिल्कुल। जो केसीसी का कार्ड था पहले किसान के लिए ही दिया जाता था, अब इसको पशुपालन में भी इंक्लूड किया गया है। और कोई भी पशुपालक है और वो गाय भैंस या कोई भी पशु रखता है, तो ऐसा कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से 1.5 लाख तक का जो है उसको कार्ड के उसको वो बैंक से ले सकता है। उसमें एक फॉर्म उपलब्ध होगा, जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सालय पे उस फॉर्म को भर के आपको देना है। वहाँ के डॉक्टर और फिर वहाँ से डिप्टी डायरेक्टर से वो जो है बैंक में फॉर्म जाता है, बैंक से आपको वो कार्ड्स के जो है पैसे आप निकलवा सकते हैं। और उसमें भी वही नियम है कि 1 साल के बाद जो है आपको उसको चुकाना है, और जैसे आप चुकाते हैं तो 24 घंटे में आप दोबारा 1.5 लाख रुपए दोबारा निकलवा सकते हैं जी। और इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार किसान भाइयों को दिक्कत आती है, कभी अचानक किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, दूसरा पशु लाने के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं होती है, या फिर कभी पशु बीमार हो जाता है, या कोई अकाल पड़ जाए, चारे की समस्या आ जाए, या कोई भी ऐसा जैसे कहते हैं ना थंडर स्टॉर्म आ गया, और कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उस घटना में इस तरह का जो भारत सरकार की तरफ से जो ये केसीसी कार्ड का जो दिया जा रहा है, ये वास्तव में बहुत लाभदायक है। जी बिल्कुल। और आप आज के समय में तो देखिए जो पशुपालक हैं पशु का बीमा भी कराते हैं, इस तरह की भी सुविधाएं हैं जिससे उनको जो नुकसान है उससे जूझना ना पड़े। फिलहाल एक और ईमेल के जरिए सवाल हमारे पास आया है पल्लवी शर्मा जी का, नौशेरा जम्मू कश्मीर से, माफ़ कीजिए सीरी सयाल जम्मू कश्मीर से ये है इनका जो मेल है। वो जानना चाह रही हैं कि इनकी गाय है उसकी त्वचा पर कुछ धब्बे उनको लगभग नज़र आ रहे हैं, दाग जैसे, क्या ये वजह हो सकती है और ऐसे में क्या करना चाहिए? ज़्यादातर जो स्किन प्रॉब्लम नज़र आ रहा है जैसे उनका, तो यह फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो है उस गाय को ज़रूर लगवा दें जो नज़दीकी पशु चिकित्सक से। और इसका जो डोज रेट होता है 50 किलो पे 1 ml लगता है, तो गाय अमूमन जैसे हम मानते हैं 300-350 किलो की होती है, तो 7 ml जो है उसको लगेगा सबक्यूटेनियसली आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवा दीजिए, और साथ में एक एविल का इंजेक्शन लगेगा। इन दोनों को लगाने के बाद कोई भी एंटी फंगल क्रीम या जैसे कई आजकल मार्केट में हमारे पास उपलब्ध हैं हर्बल क्रीम्स हैं, उसको नारियल के तेल में या सरसों के तेल में लगा करके पूरे शरीर में जहाँ जहाँ उसको दाग हो रखे हैं उसको लगाएं। ये 2 काम कर लीजिए, उसकी जो समस्या है मेरे हिसाब से वो ठीक हो जाएगी। चलिए बिल्कुल। देखिए यानी निगरानी जो है वो आप लगातार करते रहो, इस तरह की सावधानी भी अपनाएं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, छत्रपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका छत्रपाल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं सूअर पालन जानकारी लेना चाहता हूं। जी, सूअर पालन करना चाहता हूं। शुकर पालन आप करना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए, इसके बारे में आप चाह रहे हैं जानकारी लेना। डॉक्टर जया छत्रपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं फतेहाबाद हरियाणा से, और शुकर पालन ये करना चाहते हैं, कहाँ से इनको और जानकारी मिल सकती है?
हाँ जी बिल्कुल, आप शुक्र पालन करने की शुरुआत करने के पहले मैंने पहले ही बताया आप प्रशिक्षण जरूर ले लें। हमारे संस्थान में जो रानी गुवाहाटी असम में है, हम समय समय पर शुक्र पालन में जो कि वैज्ञानिक रूप से शुक्र पालन किया जाता है और इससे संबंधित संपूर्ण शुक्र प्रबंधन की जानकारी हम उसमें बताते हैं आपको। और इसके अलावा भी जो होता है, आप चाहे तो अगर आप हरियाणा में है तो वहाँ जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है नजदीकी, आप वहाँ भी जाकर के जानकारी ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र होगी, वहाँ पर आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको उसमें वित्तीय सहायता की जरूरत है तो आप उद्यम मित्रों की साइट पे जाइए, जो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जो होता है अभी पिग उद्यमिता विकास के लिए काफी सपोर्ट दिया जा रहा है। तो आप इस साइट पे जाइएगा www.tasd.nic.in। तो इस साइट पर आपको संपूर्ण जो होता है आपको कैसे अप्लाई करना है, शुक्र पालन शुरुआत करने के लिए वित्तीय सहायता चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उसमें उसको पढ़ करके अगर आप ट्रेनिंग में तुरंत नहीं आ सकते हैं, कहीं प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं, उससे आप जो होता है बेसिक आप जानकारी लीजिए और विशेषज्ञों से आप संपर्क कर सकते हैं हमारे संस्थान में। आप इसके बाद आप शुरुआत कर सकते हैं शुक्र पालन की। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बेहतर जानकारी लेकर आप एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं और ये ज़रूरी भी कि लगातार आप जानकारी लें, उसके बाद ही आगे बढ़ सकें। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ हेलो किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं गर्मियों के मौसम में पशुओं में कौन किस तरह के रोग हो सकते हैं, उनसे कैसे पशु का बचाव किया जाए और साथ ही शुकर पालन के से संबंधित भी आपको आज हम जानकारी दे रहे हैं। वहाँ किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए। जो दर्शक हैं लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? अभय जी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ आवाज़ आ रही है जी। अच्छा दूध देने वाली गाय की किस्म जो नस्ल अच्छा दूध दे सके, ज्यादा दूध दे सके। हाँ। चलिए, रामपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीत। कौन सी बेहतर नस्ल है जिससे अच्छा दूध उत्पादन इनको मिल सकता है? मैं अभय सिंह जी से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा दूध के बजाय जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आजकल जिस तरह से सरकार के द्वारा भी और आप देखते होंगे और हर चीज़ में ऑर्गेनिक की बात की जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो दूध है वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जी। ऑर्गेनिक दूध जो है ज़्यादातर A2 मिल्क जो मैक्सिमम जो गाय हैं वो देसी गाय देती हैं। और देसी गाय में साहिवाल नस्ल की गाय है, गीर नस्ल की गाय है। इन गायों का आप चयन कर सकते हैं और इन गायों को आप अच्छे से
जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, और दूध प्रोडक्शन जो है आराम से आप 20 लीटर की गाय का हो सकता है। जी, सबसे पहले तो सही गाय का आपको चयन करना है। उसके अलावा जब भी उसका गर्भाधान का समय आए तो कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग करना है, ताकि एक बेहतर नस्ल जो है मिल सके। और इसका जो क्वालिटी है जो दूध की, इसका ये फायदा है A2 मिल्क का कि आपको जितनी भी जो बीमारी हैं, जैसे आजकल डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, एल्जाइमर्स हैं, इस तरह की जो बीमारियां हैं, अगर देसी गाय का दूध सेवन हम लोग करते हैं तो ये बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल, और एक प्रबंधन जो है वो हमें अपनाना चाहिए, जिससे बीमारियों से काफी हद तक हम बचाव कर भी सकें। जी, साथ ही यहाँ डॉक्टर जो है आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने जाना कि अलग अलग तरह के रोग भी हैं, सावधानी भी हमें बरतनी होगी, लेकिन आज के समय में शुकर पालन से जुड़कर भी अलग अलग उत्पाद जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, तो ऐसे में कितना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा कि आज के समय में इस क्षेत्र में भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अब अलग रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो और कितनी यहाँ आपको जो संभावनाएं हैं वो नज़र आती हैं? हाँ जी बिल्कुल। शुगर पालन में जो होता है पोस्ट प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, जो जिसमें कि शुगर के मांस को जो होता है वैल्यू एडिशन करके उसका जो प्रोसेस्ड चीजें बनाते हैं, उसकी मार्केट में 5 स्टार होटल्स में और बड़े बड़े शहरों में काफी उसकी जो डिमांड है। तो अब यहाँ पर भी फिर वही बात आती है, हम जो भी शुगर पालक इंटरेस्टेड है इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन में, हमारे संस्थान में इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। और एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर करके है, ये यूनिट है जहाँ के जो भी इंटरेस्टेड है उनको एक पर्टिकुलर पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक में, वैल्यू एडिशन टेक्निक में, उनको एग्री बिजनेस में उनको कुछ समय तक ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर उनको सर्टिफाइड किया जाता है कि ये जो है इस टेक्निक में सर्टिफाइड है और ये इसमें फर्दर एग्री इंक्यूबेशन कर सकते हैं। हमारे संस्थान से काफी लोग बहुत आगे तक इसमें बढ़े हैं और काफी टेक्नोलॉजी जो होता है ट्रांसफर भी हमने किए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, कंपनी भी स्थापित की है। तो जो भी इंटरेस्टेड है शुगर पालक, इसमें प्रशिक्षण लेकर के और इसमें आगे काफी ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी मुनाफा जो है देखिए वो हमारे शुकर पालकों को मिल सकता है, लेकिन सावधानी जो है वो आपको ज़रूर यहाँ पे बरतनी होगी। और कोई विशेष बात डॉक्टर जया जो आप बताना चाहें हमारे शुकर पालकों को? हाँ, मैं शुगर पालकों को जो शुक्रों में जो होता है कृत्रिम गर्भाधान, जैसे कि कैटल बफेलो में होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI जिसे कहते हैं, और शुक्रों पे कृत्रिम गर्भाधान अब काफी ये प्रचलन पे जा रहा है। मैं शुगर पालकों को बोलूंगी इसे अपनाने के लिए, इसके बहुत फायदे हैं। पहले तो क्या है, जो बोर रखते हो, जो मादा शुगर रखना होता है रखते हैं, उसके साथ आप नर शुगर भी रखते हो, तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है रखने की, तो आपको बोर रखने का जो होता है कॉस्ट कम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, आप एक सर्टिफाइड और जो बिल्कुल साफ सुथरी जो होते हैं सीमेंट से आप करते हो, तो उससे क्या होता है कंस्ट्रक्शन रेट काफी अच्छा होता है और जो क्वालिटी टीले सबको मिलते हैं। और कृत्रिम गर्भाधान ये बहुत आसान है, आप इसे प्रशिक्षण लेकर के दूसरे फार्म में भी गर्भाधान कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा कमाई का जरिया हो जाएगा आप इसके अगर प्रशिक्षण लेते हैं तो ये कृत्रिम गर्भाधान अपना करके शुगर पालक अपने मुनाफा को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और ज्यादा मुनाफा बढ़ा सकते हैं हमारे शुगर पालक। फिलहाल डॉक्टर जो है आपका बहुत बहुत आभार, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो डॉक्टर जया तो यहाँ बता रही थी शुकर पालन के बारे में। और साथ ही डॉक्टर संजीत, एक और सवाल हमारे पास आया है सुरेश कुमार जी का, जल्दी से ले लेते हैं। ये बता रहे हैं कि इनकी जो भैंस है इसको ब्याए हुए करीब 7 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन वो दोबारा से हीट में नहीं आ पा रही, क्या खिलाया जाए जिससे इनको वो जो गर्भित हो सके पशु? जी, एनिस्ट्रस जो है ये बहुत मेजर कारण है, एनिस्ट्रस रिपीट ब्रीडिंग, और सबसे बड़ी समस्या है भारत देश में आज की डेट में। ये 2 बीमारी मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा केसेस हमें इसके मिलते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं। और एनिस्ट्रस के लिए जैसे ही पशु ब्याता है वहीं से शुरुआत की जाती है कि जब भी पशु ब्या रहा है उसने प्रॉपर समय पे अपना रिटेंशन प्लेसेंटा तो नहीं हुआ, प्रॉपर उसने जेर गिरा दिया है, अगर जेर नहीं गिराया है तो उसके अंदर कोई मेट्राइटिस तो नहीं हुआ है, कोई बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। अगर इन्फेक्शन है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना 5 से 7 दिन अति आवश्यक होता है। जी। इलाज आपने करा लिया, इसके बाद कुछ केसेस होते हैं जैसे प्रोलैप्स के होते हैं, तो प्रोलैप्स के अंदर भी काफ़ी गंदगी जो है बच्चेदानी में चली जाती है, और उसकी वजह से बार बार रिपीट ब्रीडिंग, और रिपीट ब्रीडिंग से जो है आगे जाके वो पायामेट्रा बन जाता है। पायामेट्रा में क्या है, काफ़ी मात्रा में जो पस है वो एक्यूमुलेट हो जाता है यूट्रस के अंदर, और उसका प्रॉपर उपचार अगर नहीं करेंगे तो 6 महीने 7 महीने तक जो है पशु जो है ना कभी हीट में आएगा
ना ही कभी वो ज्ञापन होगा। तो पायामेट्रा का भी इलाज होना जरूरी है। इसके अलावा रेगुलर मिनरल मिक्सचर देना, डिवर्मिंग करना, प्रॉपर बैलेंस डाइट देना, हीट में आने के लिए बहुत छोटे छोटे जो है मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर है, कोबाल्ट है, इनकी मात्रा बहुत जरूरी है शरीर के अंदर। यानी एक संतुलित आहार जो है वो हमें देखिए जरूर देना होगा, और उसके बाद तभी जो पशुधन जो हम कहते हैं तो उसकी और सार्थकता हो सकती है। फिलहाल डॉक्टर संजीत, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जाना आज आपने कैसे गर्मियों के मौसम में पशु को हम अलग अलग रोग से बचा सकते हैं, और कोशिश यही करनी है कि वो हीट स्ट्रेस में ना आए, और उससे साथ ही अगर हीट स्ट्रेस में आए तो वहाँ पे लगातार आप प्रबंधन कार्य जो है अपना और बढ़ा दें, जिससे कि वो हीट स्ट्रोक तक ना पहुँचे, क्योंकि इसकी वजह से पशु को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और ये पशु के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। कल खासतौर से बात करेंगे किसान उत्पादक संगठनों के बारे में, और साथ ही आपको जानकारी देंगे चेरी और आड़ू की खेती को लेकर। आपको बता दें, आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आप सभी को याद है, याद नहीं है तो एक बार फिर से आपसे नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम हैं, इनके ज़रिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ना सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, बल्कि ट्विटर हैंडल पर भी अपना सवाल आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण विकल्प आपके लिए, आप डीडी किसान कॉल सेंटर कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।